सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है तंत्र का। ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचल दी जाएगी। एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, नफरत, नफरत। और मिला क्या है मुझे इस देश से? तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? साडी पार्टी ਨੂੰ वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान, जहां सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक मारे गए, जहां कई सैनिक शहीद हो गए, जहां मंदिर पर तोपों से गोलों की बारिश करनी पड़ी। क्या वजह रही जिसकी डिसीजन ने इंदिरा गांधी को छलनी कर दिया? क्यों अंग्रेजों की एक तरफ की जो डिवाइड एंड रूल रणनीति ने खालिस्तान मूवमेंट को जन्म दिया? क्यों पंजाब में हिंदी भाषी लोगों का कत्ल किया जा रहा था? क्यों कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? तो आइए चलते हैं कुछ सच जानने। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्पीच देते इंदिरा ने कभी सोचा तक नहीं था कि आने वाला कल उनके लिए काल बनकर आएगा। अगली सुबह 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा अपने ब्रिटिश एक्टर पीटर को इंटरव्यू देना था तो इंदिरा सुबह लगभग 9:12 पर अपने सरकारी रेजिडेंस से बाहर जाती हैं ऑफिस की तरफ, और ये उनकी रोज़ का आना जाना था। पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, और वो बीएन सिंह को मुस्कुराते हुए देखती हैं। तभी जो बीएन सिंह थे उनका कोई रिएक्शन नहीं आता, और अचानक बीएन सिंह ने अपनी सर्विस राइफल्स निकालकर पीएम इंदिरा गांधी पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और पास खड़े सतवंत सिंह से कहा कि मार गोली। इतना ही कहना था बीएन सिंह का कि सतवंत सिंह ने एक झटके में सारी मैगजीन इंदिरा पर खाली कर दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगभग 30 बुलेट्स इंदिरा पर बरसा दी गई थी। अमेरिका से भिड़ने वाली इन आयरन लेडी आज अपने रक्षकों द्वारा ही मारी जा चुकी थी। बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने 5 मंथ पहले किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा गांधी से लिया था। क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? क्यों और किसने करवाया था? और वहीं ऐसा क्या हुआ कि सिख इंदिरा से इतनी नफरत करने लगे? ऑपरेशन ब्लू स्टार जानने से पहले पंजाब की हिस्ट्री जानना आवश्यक है। 18वीं सेंचुरी के आसपास अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था और पंजाब अभी उनके पावर से बाहर था। वहीं पंजाब में सिख एम्पायर रंजीत सिंह का अधिकार था, जिन्होंने ये सालों तक शासन किया था। सिख किंगडम की नींव रखने वाले महाराजा रंजीत सिंह उस वक्त भारत के बड़े हिस्से में अपना साम्राज्य फैला चुके थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। अब जो हरियाणा इस किंगडम का पार्ट नहीं था उसे भी अंग्रेजों ने इससे जोड़ दिया। महाराजा के वंशज को देश से बाहर निकाल दिया और उन्हें पेंशन देकर के हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। बाद में सिखों के कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव बचा ही नहीं। वे अपने मामलों के लिए गुरुद्वारे पर डिपेंड हो गए और जो वहाँ के उस लोकल एरिया के जो महंत थे वे अब उभरने लगे। सिखों को पसंद तो नहीं आ रहा था, अब सिख अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कीमत पर चुनना चाहते थे। वहीं गुरुद्वारों को डोमिनियंट जो महंतों का था वो किसी भी कीमत पर सिखों को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके बाद 1920 में सिखों ने अकाली दल बनाई। अकाली दल मूवमेंट की शुरुआत की गई और इस मूवमेंट को गुरुद्वारा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम था कि महंतों को गुरुद्वारे से निकालना और मूवमेंट के जरिए लगभग 175 सिख मिलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाई और ये प्रबंधन कमेटी आगे जाके जो गुरुद्वारा होते हैं उनको पूरी देखरेख करती है। इतने बड़े लेवल पर जब अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ा तो सिखों को 1920 में SGPC मूवमेंट को लीगल स्ट्रक्चर देते हुए सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 पास किया। गुरुद्वारा और उससे जुड़े सारे कार्य अकाली दल को सौंप दिए गए। सिखों ने सोचा था अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे तो सिख एम्पायर हमें मिल जाएगा, पर सिखों ने कभी नहीं सोचा था कि अंग्रेज जाते जाते पंजाब को 2 हिस्सों में बांट जाएंगे।
और पंजाब बंटवारे की भीड़ चल जाएगा। बहरहाल जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो सिखों ने भी मांग शुरू की, पर सिखों ने ना ही अलग अलग स्टेट की मांग की और ना ही कोई विशेष अधिकार की मांग की। लेकिन 1940 में जिन्ना ने जब लाहौर रेजोल्यूशन आया तो जिन्ना ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की साथ में ही पाकिस्तान के स्टेट्स भी चुन लिए गए थे, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, सिंध और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो सिखों के लिए कहीं से भी ये सही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लगभग 60% एरिया और वहीं एक बड़ी आबादी पाकिस्तान चली जाती है। साथ ही डिवाइडेड के साथ में पंजाब के जो सिख हैं उनके जो धार्मिक स्तर वो भी पाकिस्तान चले जाते हैं। इसलिए अकाली दल के कई बड़े नेता ने रेजोल्यूशन के खिलाफ अंग्रेजों से बात करी ताकि वो इसे रद्द कर दें, लेकिन अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने की होड़ में सिखों की हर बात को अनसुना कर दिया। सिखों ने थियोक्रेट स्टेट की मांग की, जिससे भारत सरकार कुछ राइट और रूल के साथ चला सकती थी। वहीं अकाली दल के चुने गए सदस्यों को पंजाब कैबिनेट में भी बराबर अधिकार दिया जाए, ये अकाली दल की मांग थी। अकाली दल पंजाब के आंतरिक और धार्मिक मामलों में वही ऑटोनॉमस रहेगी, लेकिन ना चाहा बंटवारा जब हुआ तो सिखों को हिंदू के साथ में रखा गया। वहीं जब पाकिस्तान में सिखों पर अन्याय हुआ तो वो वापस इंडिया आ गए। सिखों की उम्मीद थी कि भारत उन्हें अनडिवाइडेड पंजाब दे देगा, जिससे वो पूरे उस पंजाब को ऑटोनॉमी के साथ चला पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ में 1947 में भारत के इंडिपेंडेंस के साथ पंजाब पार्टीशन की भेल चढ़ गया। पार्टीशन की वजह से पंजाब के बड़े खून खराबे हुए और वहीं पंजाब के हाथ आई तो बड़ी निराशा। पर सिखों ने अभी हार नहीं मानी थी और 1955 में पंजाब में पंजाबी सूबा आंदोलन स्टार्ट किया, जिसे अकाली दल लीड कर रहा था। इस आंदोलन में पंजाब ने अलग स्टेट्स की मांग की, जिसका आधार था पंजाबी भाषी क्षेत्र। उस दिन मास्टर तारा सिंह अकाली दल को लीड कर रहे थे। हालांकि 1966 में पंजाब ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 को अंतर्गत पंजाब का गठन हुआ और हरियाणा को पंजाब से अलग एक न्यू स्टेट बना दिया गया। वहीं दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। अब पंजाब मुख्यतः पंजाबी भाषी लोगों का क्षेत्र बन गया, लेकिन जब चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो पंजाबी नाराज हो गए। कारण था वहाँ अधिक मात्रा में हिंदी भाषी लोग रहते थे। वहीं इस फैसले से अकाली दल और SPGC काफ़ी नाराज थी सरकार से। वहीं रावी, सतलज और व्यास पर अचानक कैनाल सिस्टम बना दिया गया और कुछ पानी हरियाणा और राजस्थान के लिए भेजा जाने लगा, जिससे पंजाब को काफ़ी नुकसान हुआ और पंजाब को सिर्फ 23% पानी ही मिल रहा था। गवर्नमेंट ने इस फैसले से अकाली दल और कुछ नेता नाराज होने लगे और पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट ने जन्म लिया। 17 के दशक आते आते चरण सिंह पंची और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने फर्स्ट टाइम खालिस्तान की मांग की थी। 1980 आते आते खालिस्तानी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके थे। जगह जगह पर आगजनी हो रहे थे, हिंदू मारे जा रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। इस सभी घटनाओं के पीछे जिनका हाथ था वो था जनरल सिंह भिंडरवाला। वहीं अमृतसर से लगभग 40 किलोमीटर दूर दमदमी टकसाल एक रिलीजियस सेंटर है, जहां भिंडरवाला अपने भड़काऊ रिलीजियस स्टेटमेंट देता था और लोगों को खूब इन्फ्लुएंस करता था। खासकर पंजाबी यूथ इन्हें अपना फॉलो करती थी। पंजाब में भिंडरवाले की पॉपुलैरिटी के पीछे कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। 1977 में लोकसभा और पंजाब विधानसभा में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली थी। पंजाब में अकाली दल और जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी। उस समय अकाली दल के खिलाफ कांग्रेसी मुद्दे उठाने के लिए संजय गांधी ने खुद भिंडरवाला को आगे किया था। उसका रिजल्ट यह हुआ कि 1980 में कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई और दरबारा सिंह को CM चुना गया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने से जनरल सिंह का रुतबा और ज़्यादा बढ़ गया। उसे पंजाब में और फेम मिल रहा था। भिंडरवाला जगह जगह पर लगातार भाषण दे रहा था, स्पीच दे रहा था और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब भिंडरवाला को जो पर्पस था वो भी बदल चुका था। पॉलिटिकल एजेंडा से अब वो सिखों के बारे में सोचने लगा था और उसे सिखों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था।
वो तो अब पर्सनल एजेंडा लेकर चल रहा था, जिसे पंजाब को अलग एक स्टेट बनाना था और पंजाब पर ऑटोनोमस तरीके से राज करना था। वो चाहता था कि पंजाब के सारे गैर धर्म के लोग पंजाब से बाहर चले जाएं। और भिंडरवाला एक ऑर्थोडॉक्स सिख रिलीजियस जत्थेदार था जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता था। हालांकि इसने कभी भी खुलकर किसी अलग स्टेट की मांग तो नहीं की, लेकिन इस मूवमेंट के अंतर्गत जो मिलिटेंट्स थी उन सभी कामों को जो सपोर्ट करता था वो भिंडरवाला करता था। कुछ समय में पंजाबी मिलिटेंट्स जोन में काफ़ी पॉपुलर ये बंदा हो गया। अब भिंडरवाला का एक सेकंड प्लान था। उस प्लान के हिसाब से भिंडरवाला ने धीरे धीरे सिखों के मन में और हिंदी भाषी लोगों के प्रति इतनी नफरत भर दी, और ये नफरत इतनी हो गई कि जो पंजाबी, जो सिख हिंदी भाषी को पसंद करते थे या उन्हें सपोर्ट करते थे, उन पंजाबियों को गद्दार घोषित कर दिया गया और वहीं लोग उनसे नफरत करने लगे। इस दौरान पंजाब में लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और भिंडरवाला स्पीच दे रहा था, यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और वहीं उसी टाइम पे पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण को हिंदी सपोर्ट करने की वजह से, क्योंकि वो हिंदी को पसंद करते थे इसलिए वो हिंदी को सपोर्ट करते थे, और वहीं उन्हें दिन दहाड़े मार दिया जाता है। इस मौत का जिम्मेदार भिंडरवाले को ठहराया जाता है और उसे गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन 2 दिन में ही भिंडरवाला को रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद भिंडरवाला खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहा था, स्टेटमेंट्स दे रहा था, और टाइम था अब अकाली दल और SPGC दोनों कांग्रेस पर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेकर हावी होने लगे। जिसके बाद कांग्रेस पर अब काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा। यहाँ पर कांग्रेस ने भिंडरवाले की जो पॉपुलैरिटी थी उसका फ़ायदा उठाते हुए पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए भिंडरवाला को टिकट दे दिया और सपोर्ट करने लगी। लेकिन ये दांव तब उल्टा कांग्रेस पर पड़ गया जब भिंडरवाला ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेकर के अकाली दल से हाथ मिला लिया। इसके ठीक बाद 1992 में दोनों यानी अकाली दल और भिंडरवाला ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत। कहने को तो ये मोर्चा पीसफुल प्रोटेस्ट था, पर जहाँ भिंडरवाला हो वहाँ पीस कैसे हो सकता है। इस मोर्चा के टाइम में हिंदू और हिंदी सपोर्टरों को लगातार अत्याचार हो रहे थे, भले वो पंजाबी ही क्यों ना हो। हालांकि पंजाब CM दरबारा सिंह ने इस लगाम लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे कुछ नहीं हो सका। वहीं पे आखिर में इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आनंदपुर रेजोल्यूशन को पास करने के लिए अब भिंडरवाला गलत तरीके का यूज़ करने लगा। अब भिंडरवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया और वहीं से भड़काऊ स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। इनके भाषण से पंजाब में कत्लेआम शुरू हो गया। जनरल भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर को अपना ऑफिस समझने लगा और पूरे मंदिर में अब हथियार इकट्ठा करने लगा। 15 दिसंबर 1983 को जनरल भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर जाकर अकाल तख्त पर बैठ गया, जिसके पीछे कारण यह था कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर इस मंदिर पर हमला नहीं करेगी। अगर किया तो पूरे देश में दंगे भड़क जाएंगे। अब धीरे धीरे पंजाब भारत में दूर हो रहा था और गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब का कारण है भिंडरवाला, और इंदिरा गांधी ने उसे पकड़ने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जब पंजाब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी तो भारत सरकार ने पंजाब को बचाने के लिए भिंडरवाला को रोकना जरूरी समझा। इसलिए रॉ की स्पेशल फोर्स ने एक प्लान बनाया, जिसका प्लान था ऑपरेशन सनडाउन। इस प्लान के अकॉर्डिंग एक टीम गुरु नानक निवास, जहां भिंडरवाला ने डेरा जमा रखा है, वहां पर जाएगी और यहां से उसे उठा लाएगी। सारी रिहर्सल हो गई। लास्ट टाइम पे इंदिरा गांधी ने इस प्लान को पुट डाउन कर दिया। इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशन से मामला बिगड़ सकता है, ये इंदिरा गांधी का कहना था। इसलिए उन्होंने नेगोशिएट और पीस स्ट्राइक को चुना। हालांकि भिंडरवाला कभी समझौता के लिए माना ही नहीं। वहीं पंजाब में क्राइम बढ़ता रहा और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अवतार सिंह अटावल की दिन दहाड़े दरबार साहब के सामने हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या के बाद में जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अवतार सिंह अटावल थे, उनकी डेड बॉडी लगभग 2 घंटे तक दरबार के सामने पड़ी रही। फिर भिंडरवाला के कहने पर लाश को 2 घंटे बाद उठाया गया। इस घटना के बाद 6 बसों को रोक दिया गया, उनके सारे पैसेंजर को मार दिया गया। इन दोनों घटना के बाद अब भारत सरकार की सब्र की सीमा टूट चुकी थी। वहीं इंदिरा गांधी ने अब
फोर्सफुली ऑपरेशन लॉन्च करने को कहा, जहां जिंदा या मुर्दा भिंडरवाला को किसी भी तरह पकड़ना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 31 मई 1984 को मेरठ में 9 इन्फेंट्री कमांडर मेजर कुलदीप सिंह बरार को कॉल कर दिया गया और उनसे कहा गया कि एक सीक्रेट मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। उस वक्त वो घर पे थे और छुट्टियों पे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे थे। वहीं हेडक्वार्टर से जब उन्हें मीटिंग का पता चला, मेजर बरार वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़े। चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर चंडी मंदिर में लोकेट वेस्टर्न हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। उन्हें ब्लू स्टार की सारी जानकारी दी गई और इस ऑपरेशन की कमांड उन्हें सौंप दी गई। बताया गया कि पंजाब में स्वर्ण मंदिर पर भिंडरवाला ने कब्जा जमा रखा है और कहा गया कि भिंडरवाला को अकाल तख्त से जिंदा या मुर्दा निकालना है। 1 अप्रैल 1984 में पंजाब ने कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं सारे रिपोर्टर्स को अमृतसर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। 2 जून 1984 को सेना पाकिस्तान बॉर्डर को पूरी तरह सीज कर देती है। वहीं 3 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस था और लोगों का आना जाना सुबह से ही मंदिर में स्टार्ट हो गया था और जनरल बहुत अच्छी तरीके से जान चुका था कि अब आर्मी चारों तरफ से मुझे घेर चुकी है। वहीं जो भी टेंपल में आता था उसे वो हॉस्टेज बना रहा था। आर्मी आम लोगों से मंदिर से बाहर निकलने के लिए बार बार कह रही थी, पर भिंडरवाला सभी को अपनी गिरफ्त में ले चुका था और अपनी ढाल बना चुका था। फिर आर्मी के पर्सन को एक सिविल कपड़ों में भिंडरवाला की जानकारी लेने के लिए टेंपल में भेजा जाता है। तभी 5 जून 1984 सुबह 4 बजे के आसपास मेजर बरार अपनी टीम से बात करते हैं और सुबह 10 बजे के सामने ये अटैक शुरू कर देते हैं। पर कमांडो लगभग कुछ ही दूर ही जा पाए थे और अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग वो भी ऑटोमेटिक राइफल से हो रही थी और इसका अटैक इतना घातक था कि कई कमांडो शहीद हो जाते हैं। तभी मेजर बरार ने कमांडो को सीधा अकाल तख्त के पास अनस्टर्डन ग्रेनेड से अटैक करने को कहा। मेजर बरार चाहते थे कि अगर ये ग्रेनेड गिरेगा तो खालिस्तानी बाहर आएंगे और हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे। पर जब ये ग्रेनेड गिराया जाता है तो देखा जाता है कि जो विंडोज़ और जो डोर्स होते हैं वहाँ पर सैंड बैग और ब्रिक वॉल्स लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से इस ग्रेनेड का जो बुरा असर पड़ता है वो कमांडोज़ पर ही पड़ता है और सेना इसमें काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। अब मेजर बरार एक सेकंड प्लान बनाते हैं, जहां इस प्लान गेट में 10 गार्ड्स, पैरा कमांडोज, स्पेशल वॉलंटियर फोर्स होगी और जो सामने से उधर हमला करेंगे। वहीं 26 मद्रास बटालियन, 9 कमांड टीम बटालियन और हाउसेस कॉम्प्लेक्स की तरफ साउथ गेट से हमला करने वाली थी। वहीं 10 गार्ड्स का काम था कि मंदिर का जो वेस्ट पार्ट है उससे जो है सिक्योर करेंगे। वहीं एक पैरा कमांडो का जो टीम तैनात की गई थी उसका सिर्फ काम ये था कि किसी भी तरह मंदिर के अंदर जाना है और मंदिर की घेराबंदी करनी है। वहीं 12 बिहार कमांडो को सभी को, यानी कि जितनी टीम्स वहाँ पे थी उन सबको फायर सपोर्ट देने के लिए बोला जाता है। साथ ही यह टीम दुश्मनों को भटकाना भी जानती थी, ताकि टीम जब ऐसा कर रही हो तो जो अदर्स टीम है, यानी कि जो 3 गेटों पे अलग अलग तैनात की गई है, वो टीम अपने प्लान को अंजाम दे सके। आर्मी पर सामने से तो लगातार हमले वहीं हो ही रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब खालिस्तानियों ने ज़मीन के नीचे से हमला करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मिलिटेंट्स गुरिल्ला वॉर कर रहे थे। सेना लगातार चोटें खा रही थी और बहुत सारे सेनाओं के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ऐसे में मेजर बरार आर्म पर्सन कैरियर को यूज़ करने की सलाह देते हैं और उसे मंगाया भी जाता है, लेकिन तभी चाइनीज़ रॉकेट लॉन्चर से उस कैरियर को उड़ा दिया जाता है। ये घटना काफ़ी हार्मफुल होती है उस टेंपल के लिए। अब समस्या यह थी कि सुबह होने वाली थी, लोगों की भीड़ जमा हो सकती थी और दंगे हो सकते थे। अब कोई रास्ता ना मिलने पर मेजर बरार ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अब तक ऐसी जगह के लिए, यानी ऐसे सिचुएशन के लिए कभी यूज नहीं किया गया है। उनका फैसला था कि वो यहाँ पे टैंक्स को बुलाएंगे। सुबह होने वाली थी और बहुत सारे टैंक्स उस एरिया में आ जाते हैं। टैंक से मंदिर पर हमला किया जाने वाला था। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करना ही अलग है। सेना ने मंदिर पर लगभग 80 गोले दाग दिए थे। 6 जून 1984 की सुबह जब आर्मी उस मंदिर के अंदर पहुंची तो भिंडरवाला की लाश के साथ में 40 लाशें और भी थी, जिन्हें 7 से 10 जून के आसपास वहां से निकाला गया।
लेकिन एक लाश ऐसी थी जिसे मेजर बराड़ देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लाश थी मेजर जनरल साहब सिंह की, पूरे प्लान के साथ जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स का साथ दे रहे थे। अब सब साफ था कि जो इतनी सॉलिड प्लानिंग की गई थी वो भिंडरवाला की नहीं बल्कि मेजर जनरल साहब सिंह की थी। बल्कि 1971 के वॉर में ये जो साहब थे वो हीरो बने हुए थे। इन्होंने बहुत सारे वॉर में भारत की साथ दिया था, बहुत सारे कारनामे इनके नाम थे। मेजर बराड़ का कल्पना करना भी मुश्किल था कि मेजर जनरल साहब सिंह का इस पूरी व्यवस्था में हाथ था। साहिब सिंह एक बड़े अफसर थे। 1971 के वॉर में इन्होंने हीरो की भूमिका निभाई थी। वहीं मुक्ति वाहिनी को आर्म ट्रेनिंग के साथ में गुरिल्ला वॉर भी इन्होंने ही सिखाया था। इन्होंने भारत के कई वॉर्स में भारत की हेल्प करी थी और 1971 वॉर के बाद मेजर साहिब सिंह को भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी लोग बहुत प्यार कर रहे थे। साहिब सिंह अचानक से एक दिन भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जाते हैं और इन्हें बिना कोर्ट मार्शल के इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाता है। और ये घटना साहिब सिंह के मस्तिष्क पे बैठ जाती है। गौर करने वाली बात तो ये थी कि मिलिट्री सर्विस खत्म होने के एक दिन पहले, यानी जैसे कि इनका कल रिटायरमेंट है और आर्मी में निकाल दिया गया था। ये ईयर था 1976 का। आर्मी के हीरो को इस तरह से इंसल्ट के साथ में आर्मी से निकाला गया था जो सही नहीं था। बाद में 1984 में उन्हें सभी एलिगेशन से मुक्त कर दिया गया और सम्मान के साथ बरी किया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब निकाला गया था तो कोर्ट मार्शल नहीं कराया गया था, जिसकी सबसे बड़ी संवेदना इनमें रह गई थी। वहीं रिटायरमेंट के बाद की जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए थी वो भी इनसे छीन ली गई थी। एक समय में देशभक्त रहे साहिब सिंह आज अपने ही देश के खिलाफ खड़े होकर के भिंडरवाला का साथ दे रहे थे और भिंडरवाला के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। अब इस ऑपरेशन के बाद सिख लोगों में भी बहुत गुस्सा था। उसका कारण ये था कि क्योंकि सबसे पवित्र धार्मिक स्थल की लाइब्रेरी, संग्रहालय सब बर्बाद हो गया था। सारी गुरुओं की बुक्स, सिग्नेचर्स, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी सारे जल चुके थे। अब सिखों के मन में ये खटास हमेशा के लिए बैठ गई थी। वहीं इस ऑपरेशन के बाद सिखों के मन में ऐसी दीवार खड़ी हुई जिसे आज तक नहीं गिराया जा सका। इस डेंजर खालिस्तानी मूवमेंट में लगभग 554 सिख मिलिटेंट्स मारे गए थे और 1592 लोगों को सरकार द्वारा हिरासत में लिया गया था। वहीं 83 जवान शहीद हो गए थे और 236 जवानों को गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद में बहुत सारे सिख लोगों ने अपने ऊंचे पदों से इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब हम किसी धर्म से जुड़ते हैं या उस धर्म के होते हैं या उनसे लगाव करते हैं तो उस धर्म की जो वस्तुएं होती हैं वो हमारे लिए प्राइसलेस होती हैं और उन वस्तुओं का ऐसे जल जाना या ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना किसी भी धर्म के लिए वो अच्छा नहीं है किसी भी मायने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।